आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि जो हमारा सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जामिनेशन हुआ है, इसके जितने भी हमारे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस हैं, इन इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे और फाइंड करेंगे कि जो बेसिकली क्वेश्चंस हैं ये कहाँ से पूछे यूपीएससी ने इस बार। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले बताता हूँ कि जो हमारा साइंस का जो हमारा एनालिसिस है वो भी हमने कर रखा है, ज्योग्राफी का भी कर रखा है और हमारा क्या बोलते हैं हिस्ट्री का जो एनालिसिस है वो भी हमने कर रखा है। ठीक है, तो उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, वहां से आप चेक कर सकते हो। आगे बात करते हैं। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो टोटल हमारे 17 क्वेश्चंस पूछे गए हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, जो कि बहुत ही ज्यादा अमाउंट में पूछे हैं इस बार। क्योंकि इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो एक टाइम होता था जब इकोनॉमिक्स के केवल 6 या फिर 7 क्वेश्चन ही पूछे जाते थे, सीडीएस के अंदर भी और सीएपीएफ के अंदर भी 8 या फिर 6 क्वेश्चन पूछे जाते थे। लेकिन अब ये नंबर है 6 से बढ़ के सीधे 17 हो गया है, सीधे 10 क्वेश्चन का जंप आया है। ठीक है, 17 से 18 क्वेश्चन हमारे इकोनॉमिक्स के अंदर पूछे जा रहे हैं सीएपीएफ के अंदर, और सीडीएस के अंदर भी हमने देखा कि 13 से 14 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के अंदर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और इसी के ऑपोजिट जो हमारे पॉलिटी का जो वो है, क्या बोलते हैं, स्टांस है, पॉलिटी का स्टांस हमारा कम होते जा रहा है। पॉलिटी के क्वेश्चन उल्टा हमारे 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाने लग रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा ट्रेंड हो गया दोस्तों। इसलिए हमारे इस ट्रेंड से हमें क्या सीखने को मिलता है कि जो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है, पहले जो बच्चे से इग्नोर कर चले जाते थे, अब इसे इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, इसे आपको प्रिपेयर करके जाना है, चाहे कहीं से भी करो आप, लेकिन करो। तो इसकी अगर बात करें इकोनॉमिक्स की, 17 क्वेश्चन तो पूछे हैं। अब इन 17 क्वेश्चन में से केवल 4 ही क्वेश्चन दोस्तों हमारे एनसीईआरटी से थे। इसके अलावा जो बाकी क्वेश्चन थे कुछ हमारे बजट से थे 2-3, और जो बाकी क्वेश्चन थे वो हमारे डायनेमिक पोर्शन से थे। ठीक है, करंट अफेयर वगैरह से थे। तो इसमें अगर हम बात करें केवल 4 ही क्वेश्चन हमारे क्लास 12 की जो एनसीईआरटी है मैक्रो इकोनॉमिक्स, और जो क्लास 11 की एनसीईआरटी है माइक्रो इकोनॉमिक्स, यहाँ से थे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या कह रहा है। सबसे पहला इस क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि भैया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पब्लिक गुड्स एंड एक्सटर्नलिटीज। पब्लिक गुड एंड एक्सटर्नलिटीज से रिलेटेड इसने क्वेश्चन पूछ लिया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये हमारा ऑप्शन नंबर सी है। इसका जो सोर्स है वो आपको मिल जाएगा क्लास 12 की जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है, उसमें पेज नंबर 67 पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। देखो इसने सबसे पहले ये पहला ऑप्शन क्या बोला है कि नॉन राइवलरी एंड नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी आर टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पब्लिक गुड्स, जो कि बिल्कुल सही बात है। क्योंकि पब्लिक गुड फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लो कोई भी पब्लिक गुड है, यहाँ पे डिफेंस मान लो, समझ लो। ठीक है, यहाँ पे देखो इसने एग्जांपल भी दे रखा है, डिफेंस है। तो डिफेंस में हमारा कोई भी राइवलरी नहीं है, क्योंकि कोई और प्राइवेट कंपनी थोड़ी ना प्रोवाइड करी है, केवल गवर्नमेंट ही प्रोवाइड कर रही है डिफेंस। ठीक है, तो डिफेंस में कोई राइवलरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे रोड्स है, तो रोड्स केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही बना रही है और कोई ऑर्गेनाइजेशन तो बना नहीं रही प्राइवेटली। इसलिए जो हमारा रोड है ये भी हमारा नॉन राइवलरी, कोई राइवल नहीं है गवर्नमेंट का यहाँ पे। उसके बाद हमारा दूसरी चीज क्या बोले इसने कि नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी, कि भैया नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी मतलब एक बंदे को मिलेगा एक दूसरे बंदे को नहीं मिलेगा। तो ये चीज नहीं है, क्योंकि पब्लिक गुड्स में क्या होता है सबको मिलता है। अब डिफेंस है तो सबकी रक्षा हो रही है, चाहे वो किसी भी कास्ट से आता हो, किसी भी देश के किसी भी हमारे स्टेट के कोने से आता हो। ठीक है, हमारे इंडिया के किसी भी स्टेट से आता हो। ऐसी हमारे जो रोड है कोई भी यूज कर सकता है। ठीक है, समझ लो, चाहे वो हमारा क्या बोलते हैं यूपी का हो, चाहे वो हमारा कर्नाटका का हो। तो इसने हमारी जो नॉन एक्सक्लूबिलिटी है और नॉन राइवलरी है, ये हमारा किसका कैरेक्टरिस्टिक होता है, ये हमारा पब्लिक गुड का कैरेक्टरिस्टिक होता है। डायरेक्टली आपको ये एनसीईआरटी के अंदर मिल जाएगा। देखो राइवलरी और जो नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी है ये हमारा पब्लिक गुड का जो है ट्रेट होता है, ट्रेट यानी कि कैरेक्टरिस्टिक होता है। अब दूसरी चीज इसने क्या बोला कि मार्केट कैन प्रोवाइड द ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ अ गुड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नलिटीज। अब इसने एक्सटर्नलिटीज बेसिकली क्या होती है दोस्तों, ये हमारा कंसेप्ट जो है क्लास 12 की एनसीईआरटी में दे रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है आराम से। देखो एक्सटर्नलिटीज हमारी क्या होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी हमारी एक फैक्ट्री है, समझ रहे हो, कोई भी फैक्ट्री है, मान लो ऑयल रिफाइनरी की फैक्ट्री है। तो अब ये ऑयल रिफाइनरी की जो फैक्ट्री है ये जब चलेगी तो ऑयल रिफाइन करके ये फिनिश ग्रुप तो क्या बोलते हैं पैदा करेगी। लेकिन फिनिश ग्रुप पैदा करने के प्रोसेस में ये क्या करेगी, ये एनवायरमेंट को पोल्यूट भी करेगी। जो वेस्ट वाटर होगा वो इसका रिवर्स में जाएगा। अब रिवर्स में जाएगा, ठीक है, तो रिवर्स में जाएगा तो क्या होगा, वहां का जो रिवर है, रिवर वाटर पॉल्यूट होगा, एनवायरमेंट जो है वो डिग्रेड होगा, यहाँ की जो मछलियां हैं वो मर जाएंगी। उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ के लोग तो सफर करेंगे, यहाँ के फार्मर्स जो है उनका भी लोकल बिजनेस ठप हो जाएगा। तो इस टाइप की जो चीज होती है इसे हम एक्सटर्नलिटीज कहते हैं। ये हमारी क्या हो गई, ये जो हमने अभी एग्जांपल दिए हमारी नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज हो गई। एक्सटर्नलिटीज हमारी पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। तो ये जो एग्जांपल था हमारा नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज था। एक्सटर्नलिटीज का मतलब क्या कि कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा एक्ट जिसकी वजह से हमारा डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जो सोसाइटी है उस पर फर्क पड़ रहा हो। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो डेफिनेशन यहाँ पे एक्सटर्नलिटीज की, तो यहाँ पे इसमें दे रखा है बड़े ही आसान शब्दों में कि एक्सटर्नलिटीज रेफर टू द बेनिफिट और द हार्म a firm or an individual causes to another for which they are not paid or penalized। ठीक है, अब जो इसने हार्म किया मछलियों का, इसके लिए इसने पेनलाइज थोड़ा ना किया, ये तो इनडायरेक्टली हुआ। ये जो एनवायरमेंट पोल्यूट करेगा इसके लिए कोई पेनलाइज थोड़ा हो रहा है, ये तो हो ही रहा है। ऐसे ही दोस्तों अगर पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज का एग्जांपल दें तो अगर यहाँ पे हम देखें कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की यहाँ पे वो खुल गई, शॉप खुल गई, क्या शॉप कह रहा हूँ, जो हमारी इंडस्ट्री है वो खुल गई। अब इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ का जो एरिया है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है इसकी जो मात्रा है बहुत ज्यादा बढ़ गई और लोगों ने जो पेट्रोल इंजन है उसे स्विच करके इलेक्ट्रिक इंजन में कन्वर्ट कर लिया। अब इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ के लोग जो है ये हमारा अपनी जो एनवायरमेंट फ्रेंडली जो रिसोर्स है उसके ऊपर रिलाई करने लग गए और उसकी वजह से यहाँ का जो पोल्यूशन है ये बहुत ज्यादा कम हो गया। ठीक है, अब किसके वजह से हुआ, ये हमारा पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज की वजह से हुआ। ठीक है, तो ये हमारा एग्जांपल होता है पॉजिटिव
एक्सटर्नलिटीज का कि भैया इस कंपनी ने केवल ये खोला था, लेकिन डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इस कंपनी के थ्रू समाज का भी फायदा हो गया, ठीक है। तो ये हमारा पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज हो गया। तो इसने यही चीज बोल रखी कि मार्केट कैन प्रोवाइड द ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ अ गुड इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नलिटीज। तो ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, बोथ 1 and 2। इसका डायरेक्ट सोर्स आपको एनसीईआरटी के अंदर मिल जाएगा, ज्यादा चिंता लेने की जरूरत नहीं है। आगे बात करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या कह रहा है, सबसे पहले स्टेटमेंट कह रहा है कि भैया बर्डन ऑफ अ टैक्स ऑन अ कमोडिटी इज इंडिपेंडेंट ऑन हु द बायर और द सेलर इज एक्सप्लिसिटली इम्पोज्ड अपॉन। दूसरा कह रहा है कि द बर्डन ऑफ अ टैक्स ऑन अ कमोडिटी डिपेंड्स ऑन द स्लोप ऑफ द कमोडिटी एंड सप्लाई कर्व। इसका दोस्तों करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। पहली स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है, दूसरी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि इसने देखो क्या बोला कि बर्डन ऑफ अ टैक्स ऑन अ कमोडिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ हु बायर और सेलर इज एक्सप्लिसिटली इम्पोज्ड अपॉन। इट इज नॉट इंडिपेंडेंट ब्रदर, इट इज डिपेंडेंट, ठीक है। यहाँ पे अगर आप आओगे माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो एनसीईआरटी है पेज नंबर 21 में, यहाँ पे देखो इसने बता रखा है कि द अमाउंट ऑफ अ गुड दैट अ कंज्यूमर ऑप्टिमली चूजेस बिकम्स एंटायरली डिपेंडेंट ऑन इट्स प्राइस। भाई जितना उसका प्राइस होगा उस पर वो डिपेंड होगी, और जितना उस पर टैक्स लेगा उतना उसके प्राइस पे फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो ये बायर पे भी फरेगा और हमारे जो सेलर है उस पर भी फर्क पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आटा है, आटा का प्राइस अगर बढ़ता है तो बायर पे भी इसका फर्क पड़ेगा। बायर जो है वो कम लेगा अगर वो वीक इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आता है, तो अगर वो 10 किलो आटा लेता था फिर वो 8 किलो ही आटा लेगा। ऐसी सेलर जो है, सेलर को भी फर्क पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल सेलर जो है एक्सपेंसिव चीजें बेचता है, ठीक है। वो मान लो एक्सपेंसिव वॉचेस बेचता है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव जो वॉचेस होते हैं, लग्जरी आइटम होता है, वो बेचता है। अब लग्जरी आइटम जो बेचता है वो उसकी वजह से उस पर टैक्स लगा ज्यादा, बर्डन ऑफ टैक्स आया, उसकी वजह से उसका प्राइस जो है और भी ज्यादा बढ़ गया। तो उस केस में अगर इस बंदे को बेचना है, इस सेलर को अपना ये प्रोडक्ट है बेचना है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, जो भैया इसका मार्जिन है, जो इसका फायदा है, वो थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, ताकि जो प्राइस है बहुत ज्यादा आगे ना जाए और जो मेरा प्रोडक्ट है वो भी बिके। इसलिए बायर पे भी फर्क पड़ेगा और सेलर पे भी फर्क पड़ेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। पहला स्टेटमेंट हमारी इंडिपेंडेंट लगने की वजह से इनकरेक्ट है। आगे बात करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी से रिगार्डिंग इसने पूछा है। पहली स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि द सेंट्रल बैंक कैन इंक्रीज द मनी सप्लाई बाय इंक्रीजिंग द बैंक रेट। दूसरा कह रहा है कि द सेंट्रल बैंक कैन इंक्रीज द मनी सप्लाई बाय परचेजिंग सिक्योरिटीज फ्रॉम पब्लिक। थ्री कह रहा है कि हमारा द सेंट्रल बैंक कैन डिक्रीज द मनी सप्लाई बाय इंक्रीजिंग द कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो से हर बार क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। इसका दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी है। जो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट है, लेकिन जो पहली स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट है। इसका जो सोर्स है आपको क्लास 12 की जो एनसीईआरटी है माइक्रो इकोनॉमिक्स, वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा पेज नंबर 42 पे। अगर आप पाओगे तो पॉलिसी टूल एंड कंट्रोल मनी सप्लाई, ये वाली जो हेडिंग है इसके अंदर ये कंसेप्ट जो है काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, वहां से आप ये चीज कर सकते हो। डायरेक्टली अगर आप सोचोगे कि लाइन बाय लाइन अगर इसके अंदर दिया हो, तो लाइन बाय लाइन नहीं मिलता है इकोनॉमिक्स के अंदर, आपको जो कंसेप्ट है वो जरूर मिल जाएंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं दोस्तों, ये कैपिटल रिसीट से पूछा है क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन दोस्तों हमारे एनसीईआरटी के अंदर मिल जाएगा। क्या बोला है कि इसने कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। कैपिटल रिसीट में से कौन सा हमारा जो है ये पार्ट है। जो देखो कैपिटल रिसीट दो है दोस्तों, वो हमारे क्लास 12 की जो एनसीईआरटी है मैक्रो इकोनॉमिक्स पेज नंबर 68 और 69 में आपको मिल जाएगा। देखो यहाँ पे बता रखा है कैपिटल रिसीट के बारे में। देखो होता क्या है कैपिटल रिसीट, यहाँ से अगर आप पढ़ो तो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है कि कैपिटल रिसीट बेसिकली होता क्या है, कि ऑल दोज रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट व्हिच क्रिएट लायबिलिटी और रिड्यूस फाइनेंशियल एसेट्स आर टर्म्ड एज कैपिटल रिसीट। कि ऐसे जितने भी रिसीट हैं जो हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी जो लायबिलिटी है उसे कम कर दें, ठीक है, और जो उसके फाइनेंशियल एसेट्स हैं उसे कम करते हैं, जो लायबिलिटी है वो बढ़ाते हैं। सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया कि क्रिएट लायबिलिटी, जी गवर्नमेंट है उसकी जो लायबिलिटीज है उसे बढ़ा दें और जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं उसे कम कर दें, वो हम क्या कहते हैं कि कैपिटल रिसीट। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पीएसयूज हैं, जैसे बीएचएल हो गया, सीएल हो गया, गेल हो गया, ये जितने भी हमारे पीएसयूज हैं, इसके अगर गवर्नमेंट ने जो शेयर्स होते हैं वो अगर सेल कर दिए तो ये हमारा किसमें आएगा, ये डिसइन्वेस्टमेंट रिसीट जो है वो उसके अंदर आएगा, ठीक है। तो वो चीज के अंदर बता रखी है, तो ये हमारा कैपिटल रिसीट का एग्जांपल होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से देखें दोस्तों अगर हम, तो इसका दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। फर्स्ट, 3 एंड 4 ओनली, ये जो हमारा डिसइन्वेस्टमेंट रसीद है ये हमारा कैपिटल रिसीट के अंदर आता है। स्मॉल सेविंग्स जो है इसके अंदर आता है। जो हमारा नेट मार्केट बोरोइंग है ये हमारा इसके अंदर आता है। जो इंटरेस्ट रिसीट है दोस्तों ये हमारे इसके अंदर नहीं आता। ये इंटरेस्ट रिसीट हमारा किसके अंदर आता है, ये हमारा रेवेन्यू रिसीट जो कंसेप्ट है इसके अंदर आता है। ये हमारा पेज 68 के अंदर दे रखा है। अब रेवेन्यू रिसीट दोस्तों दो तरह के होते हैं, एक तो हमारा टैक्स रेवेन्यू होता है और एक नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है, ठीक है। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू की अगर बात करें तो नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर हमारा इंटरेस्ट रिसीट आता है। यहाँ पे देखो बता रखा है कि तो नॉन टैक्स रेवेन्यू ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट मेनली कंसिस्ट ऑफ इंटरेस्ट रिसीट ऑन अकाउंट ऑफ लोन्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो इंटरेस्ट रिसीट जो है हमारा ये रेवेन्यू रिसीट के अंदर आता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों जो है हमारा बजट से पूछ लिया इसने, ठीक है। बजट से हर बार एक दो क्वेश्चन पूछता है ये यूपीएससी, इस बार भी बजट से पूछा इसने। इसमें बेसिकली बोल दिया कि भैया असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज कर दो कि किसको कितना मिला है, ठीक है। यहाँ पे इसने बताया कि अरेंज द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द असेंडिंग मैनर, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें दोस्तों, तो अगर यहाँ पे जो पाई चार्ट है इसे फॉलो करोगे तो ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखो कस्टम ड्यूटी की अगर हम बात करें, कस्टम ड्यूटी तो हमारा केवल 4% है, इसने हमारा कस्टम सबसे पहले आएगा, ठीक है। कस्टम सबसे पहला आया, उसके बाद यूनियन एक्साइज ड्यूटी जो है ये हमारा 5% है। उसके बाद हमारा जो यूनियन एक्साइज ड्यूटी है ये आना चाहिए।
उसको कॉर्पोरेशन टैक्स जो है दोस्तों हमारा यहाँ पे देखो अगर आप तो 17% है, इसलिए कॉर्पोरेशन टैक्स हमारा थर्ड नंबर पे आएगा। और जो जीएसटी है हमारा, जीएसटी दोस्तों हमारा 18% है, यहाँ पे दिख नहीं रहा, 18% है यहाँ पे जीएसटी हमारा, तो इसलिए जीएसटी हमारा सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम अरेंज करें तो ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, ये हमारा बजट से था। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एज द क्रिटिकल सेक्टर बाय द नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर। ठीक है, तो ये क्रिटिकल सेक्टर से पूछ लिया इसने। तो अब दोस्तों ये जो है इसका सोर्स आपको एनसीईआरटी के अंदर नहीं मिलेगा, ये जो हमारी यूपीएससी की जो वेबसाइट्स होती हैं जैसे दृष्टि हो गया, विजन हो गया, ठीक है, वाजीराम हो गया, उन वेबसाइट पे जो इन्फॉर्मेशन है वहां से ये आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट वगैरह लगा के, क्योंकि उसके अलावा कोई भी डायरेक्ट सोर्स आपको कहीं देखने को मिलेगा नहीं। तो अगर क्रिटिकल सेक्टर की बात करें यहाँ पे जैसे बता रखा है आपने, तो वो हमारे कितने यहाँ पे 6 क्रिटिकल सेक्टर्स के बारे में यहाँ पे जिक्र हो रखा है, जिसमें से पावर एंड एनर्जी है हमारा, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस है। ठीक है, ये जो क्रिटिकल सेक्टर है यही यहाँ पे बस एग्जाम्पल में दे रखे हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 और जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 यही केवल हमारा क्रिटिकल सेक्टर होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, द इंडस्ट्री, इरिगेशन, एजुकेशन यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं, ये वाला क्वेश्चन दोस्तों डुएबल था क्योंकि करंट अफेयर मैगजीन के अंदर भी इंक्लूडेड था। तो इसमें इसने क्या बोला कि जेवन इज अ डोमेस्टिक डेबिट कार्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, भैया बता दो किस कंट्री का डोमेस्टिक डेबिट कार्ड है। तो ये हमारा यूएई के साथ था, ये जो इंडिया का रुपए है और जो यूएई का जेवन है, इसकी अभी ये इंटरलिंकिंग हुई थी, ये काफी ज्यादा न्यूज में भी था। तो ये वाला क्वेश्चन डुएबल था अगर आपने करंट अफेयर की मैगजीन फॉलो करी हो तो। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो इंटरलिंकिंग डोमेस्टिक डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड, रुपए एंड जेवन। ठीक है, यहाँ पे बता रखा है कि बोथ कंट्रीज साइंड अ पैक्ट फॉर इंटरलिंकिंग डोमेस्टिक डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड दैट इज रुपए ऑफ इंडिया एंड जेवन ऑफ यूएई। ठीक है, तो ये हमारा दोस्तों करेक्ट ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर ए है, यूएई। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कह रहा है, देखो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसने ये 15th फाइनेंशियल कमीशन और 14th फाइनेंशियल कमीशन जो है वहां से क्वेश्चन पूछ लिया, बट पता नहीं यूपीएससी ने ये क्वेश्चन क्यों पूछा, क्योंकि अभी जो हमारा 16th फाइनेंशियल कमीशन जो है वो भी हमारा पब्लिश हो गया है। तो ये मतलब 1 साल पुराना जो फाइनेंशियल कमीशन है उसके रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने, तो ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल भी डुएबल नहीं था। खैर, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए है। देखो इसने क्या बोला कि द 15th फाइनेंशियल कमीशन used fiscal effort as a criteria for the horizontal devolution unlike the 14th फाइनेंशियल कमीशन। ठीक है, तो इसका जो सोर्स है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखो अगर बात करो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैरामीटर्स में, तो देखो यहाँ पे टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट जो है ये 15th फाइनेंशियल कमीशन की रिपोर्ट है, तो वो हमारे यहाँ पे यूज हुआ है 2.5%। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारी बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट है। इसने क्या बोला कि बोथ 14 एंड 15th फाइनेंशियल कमीशन यूज प्री 2011 डेमोग्राफिक वैल्यू, बट ऐसा नहीं है। जो हमारा 15th फाइनेंशियल कमीशन है इसने जो 2011 की जो डेमोग्राफिक वैल्यू है वो यूज करी है, ना कि प्री 2011 डेमोग्राफिक वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो जो हमारी 1971 की जो डेमोग्राफिक वैल्यू है वो केवल 14th फाइनेंशियल कमीशन ने यूज करी थी। यहाँ पे देख सकते हो 15th फाइनेंशियल कमीशन ने इसने यूज नहीं करी थी, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शोन डज नॉट शो एन इंप्रूवमेंट इन रूरल एरियाज फ्रॉम द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5। ये वाला क्वेश्चन भी दोस्तों डिफिकल्ट था, यूपीएससी की जो वेबसाइट है वहां पे ये क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है, तो इसका दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है। जो एनीमिया इन चिल्ड्रन है इसमें हमें कंसिडरेबली कोई ज्यादा चेंज देखने को मिला नहीं है। जो हमारा सोसाइटी है इसके अंदर जो बच्चों के अंदर एनीमिया है ये पहले भी था और अभी भी है। ठीक है, ये हमारा कंटिन्यू रह रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो बहुत सारे आंसर की इसके अंदर बच्चों ने लोगों ने टोटल फर्टिलिटी रेट मार्क कर रखा है, बट ऐसा नहीं है। टोटल फर्टिलिटी रेट जो है दोस्तों हमारा वो इंप्रूव हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखो ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 है और ये हमारा 5 है। ठीक है, तो अगर हम देखें अर्बन में तो हमारा 1.75 था, ये घट के हमारा 1.63 आ गया। टोटल फर्टिलिटी रेट की बात कर रहा हूँ। रूरल के अंदर हमारा कितना था पहले ये हमारा था 2.41, घट के कितना आ गया 2.14। टोटल हमारा 2.18 था और हमारा घट के कितना आ गया 1.99 आ गया। ठीक है, तो टोटल फर्टिलिटी रेट हमारा आंसर नहीं होगा दोस्तों। अनीमिया जो है अनीमिया हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि इसकी जो सिचुएशन ये और भी ज्यादा क्या बोलते हैं वर्स हुई है और भी ज्यादा खराब हुई है। ठीक है, अनीमिया जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं, व्हाट इज द परसेंटेज वेटेज असाइंड टू द फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी इन द डेवोल्यूशन फार्मूला गिवन बाय द 15th फाइनेंशियल कमीशन ऑफ द इंडिया फॉर शेयरिंग द यूनियन टैक्स रेवेन्यू विद द स्टेट। अब ये फाइनेंशियल कमीशन से दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, पता नहीं यूपीएससी क्यों पूछा 15th फाइनेंशियल कमीशन से। तो इसका दोस्तों करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ए है। देखो जो इसने चीज बता रखी है कि फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी से जो है इसका कितना परसेंटेज था, वेटेज था। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो तो 10% जो था वो था। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। जो सोर्स है दोस्तों वही अगेन जो यूपीएससी की वेबसाइट्स हैं वहां से ये देखने को मिला है और कहीं देखने को नहीं मिला है। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी इज नॉट करेक्ट। अब नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी जो है दोस्तों इसको हम पीएम गति शक्ति जो है वो भी बोल देते थे कई बार। ठीक है, जो पीएम गति शक्ति है इसके अंतर्गत ही हमारा आता है नेशनल लॉजिस्टिक सर्विस पॉलिसी। इसके अंदर क्या है कि बेसिकली जो हमारे लॉजिस्टिक्स जो सप्लाई है, जो गुड्स इधर से उधर होता है उसे हमें और ज्यादा एनहांस करना है ताकि जो हमारा एक्सपोर्ट वगैरह है बहुत ज्यादा बढ़ पाए। ठीक है, तो इसमें इसने बता रखा है कि ऑप्शन नंबर ए कह रखा है कि इसमें बताना कि कौन सा करेक्ट नहीं है।
ठीक है, कौन सा करेक्ट नहीं है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 का कह रहा है कि एनएलपी वाज लॉन्च इन 2022, जो कि बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा है कि दी एनएलपी वुड इंप्रूव द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन गुड, ये भी बिल्कुल सही बात है। अगर आप देखो, दिस पॉलिसी इज टू एंडेवर एंड इंप्रूव द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन गुड, ठीक है, तो जो इंडियन गुड की कॉम्पिटिटिवनेस है वो हमारा इंक्रीज करने का इसका लक्ष्य है। सी कह रहा है कि दी एनएलपी वुड एनहांस इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ये भी बिल्कुल सही बात है। देखो यहाँ पे लिखा है एनहांस इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, तो ये भी सही है। लेकिन जो फोर्थ स्टेटमेंट है इसने क्या बोला कि एनएलपी वुड प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर डीलेवरेजिंग बैलेंस शीट एंड प्रोवाइडिंग फिजिकल स्पेस फॉर इन्वेस्टमेंट इन न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हमारा बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है दोस्तों कि पॉपुलेशन ऑफ द ईयर 2011 वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द टैक्स डेवोल्यूशन फार्मूला फॉर शेयरिंग यूनियन टैक्स रेवेन्यू बाय विद द स्टेट्स बाय, तो इसका दोस्तों करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। जो 14 फाइनेंशियल कमीशन था उसके अंदर बेसिकली क्वेश्चन ये कहा कि 2011 का जो पॉपुलेशन सेंसस है वो हमारा किस फाइनेंशियल कमीशन के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था, ताकि जो हमारा यूनियन टैक्स रेवेन्यू उसके अंदर हम कंसीडर कर सकें स्टेट्स के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारा दोस्तों 14 फाइनेंशियल कमीशन जो है इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया था। देखो अगर आप यहाँ पे देखो तो 1971 का जो डाटा है पॉपुलेशन का जो डाटा वो भी इसके अंदर था, और जो हमारा 2011 का जो डाटा था ये भी इसके अंदर था, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं विच व्हाट वर द मेन रिफॉर्म्स अंडरटेकन अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द अर्ली 1990s, ठीक है, तो जो अर्ली 1990s की जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी जिसे हम एलपीजी रिफॉर्म भी बोलते हैं उससे रिलेटेड ये जो क्वेश्चन है ये इसने पूछा है। स्टेटमेंट नंबर 1 कह रहा है ट्रेड लिबरलाइजेशन, जो कि बिल्कुल सही बात है। दूसरा हमारा कह रहा है कि पब्लिक सेक्टर डिसइन्वेस्टमेंट, जो कि बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो हम प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करेंगे तो जो पब्लिक सर्विस है उसके अंदर डिसइन्वेस्टमेंट हमारा करना ही था। जो थर्ड कह रहा है कि पॉवर्टी एलिवेशन, और डी कह रहा है हमारा कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो इसका दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी है। केवल 1 और 2 ही हमारा केवल करेक्ट ऑप्शन होंगे, ठीक है। पॉवर्टी एलिवेशन और रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों नहीं होगा, ये हमारा मेन रिफॉर्म थोड़ा ना हुआ, ये तो हमारा एंड हुआ ना। ये जो हमने रिफॉर्म लाया है ट्रेड लिबरलाइजेशन पब्लिक सर्विस डिसइन्वेस्टमेंट, इसकी वजह से जो हमारा पॉवर्टी एलिवेशन है ये हुआ, और जो हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन है ये हुआ, तो ये बेसिकली ये रिजल्ट है ना कि रिफॉर्म है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो एलपीजी रिफॉर्म जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन वो यहाँ से पूछा गया। आगे बात करते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट का कह रहा है कि भैया द नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन एस्टिमेट दैट फॉर द पीरियड 2022 से 25 द टॉप 3 सेक्टर इन द टर्म्स ऑफ मॉनेटाइजेशन पोटेंशियल आर रोड्स, रेलवेज एंड ऑयल्स एंड गैस पाइपलाइंस। अगला कह रहा है कि अंडर द नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन द इंस्ट्रूमेंट्स टू बी यूज्ड फॉर एसेट मॉनेटाइजेशन इंक्लूड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट। तो ये दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर सी है। दोनों ही स्टेटमेंट हमारी सही है, ठीक है। क्यों सही है, देखो जो एनएमपी है नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन है, इसके बेसिकली अंतर्गत एम क्या है गवर्नमेंट का कि जो भैया गवर्नमेंट के जो एसेट्स हैं, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट के पास बहुत ज्यादा जमीन है, जैसे रेलवे के पास बहुत ज्यादा जमीन है, ठीक है, इस टाइप के जो भी एसेट्स हैं ये प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट है, प्राइवेट जो बंदे हैं, प्राइवेट लोगों को ये अपना रेंट पे देना स्टार्ट करे, ठीक है। उससे क्या होगा कि जो गवर्नमेंट की जो एसेट्स है उन पे थोड़ा सा रेवेन्यू जनरेट होगा, तो ये इसका लक्ष्य है, ठीक है। तो इसी के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पे देख रखते हो इसने यहाँ पे क्या बोला कि भैया रोड आती है, रेलवे आती है, ऑयल आती है, गैस पाइपलाइन है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे देखो रोड भी आती है, रेलवे भी आती है, ऑयल भी आती है, गैस पाइपलाइन भी आती है, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट नंबर 1 तो हमारे बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है देखो इसमें इसने क्या बोला कि भैया पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप होगी, बिल्कुल सही बात है यहाँ पे, ठीक है। जो पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप यहाँ पे बिल्कुल होगी, ठीक है। तो ये हमारा जो नीति आयोग की जो वेबसाइट है वहाँ पे भी ये चीज दे रखी है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं रिटेल कोर इन्फ्लेशन इज कैलकुलेटेड एक्सक्लूडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। तो रिटेल कोर इन्फ्लेशन जो है हमारा ये हमारा किस चीज को हम एक्सक्लूड करने के बाद कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कोर इन्फ्लेशन की जब हम बात करती है तो फूड और फ्यूल जो है ये बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल होता है, ठीक है। इसके प्राइस बढ़ने से बहुत ही ज्यादा हमारा इकोनॉमी में डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है। इसलिए हम इसे इंक्लूड नहीं करते हैं कोर इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने में, ठीक है। फूड और फ्यूल को हम एक्सक्लूड करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका सोर्स दोस्तों डायरेक्टली हमें कहीं भी नहीं मिला है, वेबसाइट से हमें देखने को मिला है। आगे बात करते हैं इन रिसेंट ईयर विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ डिमांड इन द इंडियन इकोनॉमी इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो भैया सोर्स ऑफ डिमांड इन द इंडियन इकोनॉमी बता दो इसमें कौन सा है। तो देखो सबसे ज्यादा हमारा जो कंजप्शन होता है वो प्राइवेट कंजप्शन होता है, ठीक है। 70% के अराउंड जो है हमारा प्राइवेट कंजप्शन होता है। उसका जो हमारा ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है वो होता है, फिर गवर्नमेंट कंजप्शन होता है, फिर हमारा नेट एक्सपोर्ट होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका सोर्स दोस्तों कहीं भी देखने को नहीं मिला है। आगे बात करते हैं दोस्तों विच अमंग द फॉलोइंग report states that the budget is seen not as a simple balancing of tax receipt against expenditure but as a sophisticated process in which investment of taxation and expenditure are used to influence the course of the economy। दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे इकोनॉमिक्स से जितने भी क्वेश्चंस थे हमने कंप्लीट कर दिए हैं। तो दोस्तों दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।